युधिष्ठिर और मेरे साथ बैठे हैं हमारे मित्र सोनी जी और साथ में है नमस्ते। करण जी। नमस्ते जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो हम मित्र मंडली जब हम बैठे थे और बात चल रही थी 31 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी 2025 की। ये नए साल के रूप में मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। जब हम छोटे थे तो हम भी मनाते थे, हम लोग खुशियां मनाते थे, मिठाइयां बांटते थे। यह हमारे सनातन धर्म के अंदर ये बात कही गई है, बड़े बुजुर्गों ने समझाया है कि सबका सम्मान करना चाहिए। तो हमने सभी पंथों का सम्मान किया, सभी धर्मों का सम्मान किया, सभी जितने भी नए साल आते हैं उन सभी का। ये तो शायद आपको पता होगा कि चैत्र के हमारे नववर्ष के अलावा भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे नववर्ष मनाए जाते हैं। तो सभी का सम्मान तो करते हैं, लेकिन हम लोग पिछड़ गए, अपनी सनातन संस्कृति के प्रति बहुत पिछड़ गए। और इतने पिछड़ गए कि हमें तो याद ही नहीं रहा कि हमारा जो नववर्ष है, जो हमें सनातन ने दिया है, वो तो चैत्र के अंदर आएगा। और कितना सात्विक होगा वो, क्योंकि आज आप देखोगे कि बहुत सारा जो है वो नशे चलेंगे, डीजे चलेगा, बहुत सारे उत्पाद भी मचाए जाएंगे। यहाँ नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो मनाया जाएगा। परंतु हम क्या इस नववर्ष को मनाते 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 हम अपने सनातन संस्कृति से दूर चले गए। किस तरह से विदेशी आक्रमणकारियों ने आके हमें, हमारे बुजुर्गों को और हमारी पीढ़ियों को बहला फुसला के, किस तरह से षड्यंत्र के अंदर फंसा के हमें मार्ग से भटका दिया। और हमारा जीवन जो है वो सात्विकता की तरफ से होता हुआ वो तामसी हो गया। इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं कि आज का हमारा विषय है कैलेंडर बदलो, संस्कृति नहीं, क्योंकि ये हमारा नववर्ष नहीं है। तो इन्हीं विषयों पर बात करते हुए आपकी बात करवाते हैं हमारे मित्र, हमारे भाई सोनी जी से। शुरुआत करते हैं सोनी जी से, तो उनसे पूछते हैं कि आखिर ये नववर्ष है क्या। 31 दिसंबर 2024 से जो हम 1 जनवरी 2025 की तरफ जाएंगे, तो क्या क्या बदलाव आएगा, क्या ऐसा नयापन आएगा जिसको हम नववर्ष बोलेंगे। तो सोनी जी, इस विषय में सबसे पहले आपका क्या विचार है? जी भाई, सभी दर्शकों को नमस्ते, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया विषय जो है युधिष्ठिर भाई लेके आए हैं अपने चैनल के माध्यम से, और काफी वीडियो उनके देखते रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं। और आज जो विषय लिया है भाई ने, कि जैसे अभी भाई ने बात बोली कि भाई हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और ऐसा हमें बचपन से पढ़ाता भी आया गया है, और ये एक भावना हमारी भी है दूसरों के प्रति। अच्छा, अब हम दूसरों का सम्मान तो करने लग गए और किया भी है। आपने देखा कि पिछले बहुत से सालों से कि भारत में कितना बदलाव हुआ है। हमने दूसरों के तीज त्योहारों को उनको मनाना शुरू कर दिया, उनके नए वर्ष मनाने लग गए, लेकिन अपने हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, अपने रीति रिवाजों को हम भूलते जा रहे हैं। मतलब हमें यह समझ नहीं रही कि हमारा नववर्ष कब आता है, और उसके साइंटिफिक मतलब क्या उसके वैज्ञानिक कारण हैं उसके, बिल्कुल पूरा का पूरा। मतलब नए का मतलब, जैसे नया साल, नए का मतलब तो नया होता है, जैसे कि नए वस्त्र खरीदने हो, नए लाने हैं, और पुराने फिर छोड़ने चाहिए। जैसे हम इसी नववर्ष की बात करेंगे कि आज 31 दिसंबर है, कल 1 जनवरी से इन लोगों का, विदेशियों का ही बोलेंगे हम तो इनको, क्योंकि ये हमारी संस्कृति के हिसाब से कुछ भी हमारा नहीं है। क्योंकि इसकी एक युधिष्ठिर भाई बहुत लंबी, आपको काफी पीछे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से तोड़ा गया था, इसका कारण क्या था, रीजन क्या था। क्योंकि आज पढ़ा लिखा ही होना एक ये नहीं है कि मतलब उसको ही सारा ज्ञान है, समझदारी की बात, सारी समझ बूझ उसी की है। क्योंकि एक संस्कृति के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो वो एक अलग चीज है। जैसे हम मतलब नए की बात करें तो नया होना चाहिए। जैसे अपना सनातन धर्म का नया वर्ष आएगा, वो त्योहार से शुरू होता है, त्योहार से शुरू होता है। मतलब हमारा तो यहां तक का साइंस था, इतना वैज्ञानिकता थी कि हमारे तीज त्योहारों में हमारे जो पकवान बनते थे उनका हमारी सेहत पर, हमारे शरीर पर बिल्कुल प्रभाव होता था उनका। जैसे कि हम अपने नववर्ष की बात करें, मैं जो नए साथी जुड़ रहे होंगे चैनल पे, 2081वां साल लगेगा
जब हमारा नया वर्ष चैत्र के आएगा, अंदर जो हमारा चैत्र वर्ष के आएगा 82 लगेगा, 82 81 चल रहा है, 82 लगेगा। चलो वो देख लेंगे एक बार। हमारा जो नववर्ष है वो चैत्र से प्रारंभ होगा, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि हम जब 2079, 80, 81, 82 की बात कर रहे हैं तो हम अंग्रेजी पद्धति से कितने आगे हैं। लगभग हम मान के चलो 55 साल के आसपास हम अंग्रेजी पद्धति से भी आगे हैं। और जी। सोनी भाई सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग 2081 में जा रहे हैं, 2080 में जा रहे हैं, 2082 में जा रहे हैं चैत्र के हिसाब से। तो करण भाई आपके हिसाब से 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक क्या बदलाव आया? 1 जनवरी में ऐसा क्या बदलाव? मेरे हिसाब से देखो, मेरे को तो कोई बदलाव नहीं आया। कल भी ये कपड़े पहन रखे थे, बिल्कुल आज भी ये कपड़े हैं, और कल भी ठंड थी, आज भी ठंड है, कल भी ठंड होगी। ना तो कोई फसल बदली, ना ऋतु बदली, ना मौसम बदला, ना समय बदला, सिर्फ कैलेंडर बदला। कैलेंडर बदला। जो हमने आज का थीम रखा है कि कैलेंडर बदलो, संस्कृति नहीं। हाँ। तो आपके हिसाब से क्या क्या बदलाव? बिल्कुल युधिष्ठिर भाई, जब आप सोनी भाई से सवाल पूछ रहे थे ना तो मैं हंस भी रहा था। जैसा कि सोनी भाई बोल रहे थे कि आप भी बोल रहे थे कल आने वाला कल यानी कि 1 जनवरी हो जाएगी, तो मैंने तुरंत फोन उठाया और समय देखा कि लगभग 8:30 का टाइम हो चुका है, या ये कह लो कि 3.5 या 4 घंटे बाद ही नया साल आने वाला है, जो ये विदेशी नया साल है, जो एक पश्चिमी सभ्यता की देन है। जैसा कि आपने पूछा युधिष्ठिर भाई कि भाई इसमें बदलेगा क्या, तो मेरे हिसाब से वो सवाल का जवाब भी आपने खुद दे दिया। आज हम ये ऊनी वस्त्र पहन के बैठे हैं, सर पे अपना परना बांधा हुआ, टोपा उड़ा, क्योंकि सर्दी है, दिसंबर का महीना है। और मेरे हिसाब से सुबह भी ये ऐसे ही होने वाला है। सुबह मतलब जो कल नया साल लगने वाला है, ये जूते हम पहन के बैठे हैं, गर्म वस्त्र पहन के बैठे हैं, तो सुबह भी ऐसा ना हो कि सुबह इससे ज्यादा और ठंड हो जाए। मतलब बदला क्या? आपका सवाल ये था कि बदलाव क्या हुआ। नया साल का मतलब सोनी भाई ने जैसा बताया कि कुछ नया होगा, कुछ प्रकृति में बदलाव होंगे, ठंड से गर्मी आएगी, या फिर गर्मी है तो सर्दी आएगी, प्रकृति में बदलाव आएगा, प्लस हमारी जो दिनचर्या उसमें बदलाव आएगा, हमारी जो फसलें हैं, जो पक्षियों का जो अपना पूरे दिन की दिनचर्या उसमें बदलाव आएगा, या ये कह लो कि जो भी चीजें प्राकृतिक के साथ जुड़ी हैं उन सभी में बदलाव आएगा, तब नया साल आता है। हाँ, कुछ नयापन तो होगा। कुछ नयापन होगा प्रकृति में, प्रकृति से जुड़े हर एक चीज में, तो तब नया साल माना जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है भाई, सोचने की बात है सारी की सारी कि आज ऐसा है, 4 घंटे बाद 12 बजे के बाद अगली डेट आ जाएगी, तो कल भी ऐसा होगा, पूरा जनवरी ऐसा होगा, फरवरी भी लगभग ऐसा होगा। तो मार्च के महीने में जाकर कहीं थोड़ा सा बदलाव होगा, मौसम में थोड़ा सा बदलाव होगा, जो किसानों की फसलें हैं वो सारी की सारी पक जाएंगी, और उसके बाद फिर किसानों की फसलें भी तैयार हो जाएंगी। तो मैं तो उसको बदलाव मान लूंगा। असल में जो बदलाव है का जो समय है ना, बिल्कुल वो बदलाव का समय हमारी सनातन संस्कृति के हिसाब से ये दिखता है। बिल्कुल और जो बिल्कुल फसलें, जो किसानों की फसलें तैयार होंगी ना, तो वो फसलें बसंत से, हम बसंत का त्योहार मनाएंगे, बिल्कुल, और उसके बिल्कुल। बाद फसलों के अंदर जो परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हम बैसाखी का त्योहार मनाएंगे, फसलों में कटाई शुरू होगी। ऐसे हमारे सनातन के संस्कारों की वजह से, सनातन के त्योहारों की वजह से, सनातन की वजह से हम जो है वो बदलाव ला पाते हैं। लेकिन इसका अंग्रेजी पद्धति से जो देखें ना, कोई कुछ भी फर्क नहीं है। अंग्रेजी पद्धति ने सोनी भाई बदला तो सिर्फ हमारा खान पान बदला। अंग्रेजी पद्धति ने हमारा जो जीवन था ना, जो 100 वर्ष से ऊपर की एक एवरेज आयु थी, वो उसको लाके 60 वर्ष पर खड़ा कर दिया। 40 साल तो हमारी एवरेज आयु अंग्रेज खा गए। बिल्कुल ठीक है। आज हम लोग कहते हैं कि अगर कोई 65 वर्ष का बुजुर्ग गुजर जाता है ना, कहते हैं बहुत कुछ देखा है। और इसके विपरीत अगर हम 30, 40, 50 साल पीछे चले जाएं तो बुजुर्ग जो है 100 प्लस के भी बैठे थे। बिल्कुल। तो एक तो अंग्रेजी पद्धति हमारा जीवन खा गई, 100 से 40 साल घटा गई। दूसरा, अंग्रेजी पद्धति ने हमारे खान पान पे प्रभाव पड़ा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि सोनी भाई, जो विदेशी आक्रमणकारी आए 9वीं शताब्दी में, उससे पहले हमारे देश के अंदर जो था वो भाईचारा था, प्रेम था। उसके बढ़ के अगर हम कहें तो जो हमारी गुरुकुल के अंदर शिक्षा पद्धति होती थी, वो शिक्षा पद्धति अब स्कूल के अंदर है, जिसकी हजारों रुपए फीस दी जाती है, लाखों रुपए बल्कि डोनेशन दिया जाता है, तब जाके बच्चे का एडमिशन होता है। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये चर्चा करना चाहेंगे, या आपके विचार इस विषय पे लेना चाहेंगे कि इस अंग्रेजी पद्धति ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को जो बदला, वो शिक्षा व्यवस्था जो है वो आज के समय में कहां खड़ी है, और हमारे जीवन का विकास अंग्रेजी व्यवस्था के हिसाब से हुआ या नहीं हुआ?
अगर बिल्कुल, हुआ तो कैसे, अगर नहीं हुआ तो कैसे? जी बिल्कुल। युधिष्ठिर भाई, एक थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आक्रमणकारी जब से आना शुरू हुए कि उससे पहले भारत कैसा था। जरूरी है। जरूरी है। तो इसमें ये है कि वो जो हमारे लोग थे जिन्होंने गांव बनाए थे, जिन्होंने भारत बनाया था, जिन्होंने इस गांव की पूरी व्यवस्था बनाई थी, वो लोग चलते थे सिद्धांत पे। उन लोगों ने प्राकृतिक को देख के, नेचर को देख के अपना हिसाब किताब उसके साथ जुड़ के चलना उन्होंने सीख लिया था। जैसे कि उन्होंने देखा कि चींटी है वो अपने घर से लगभग ज्यादा से ज्यादा 20 फुट दूर जाती है और अपना भोजन इकट्ठा करके अपने वो घर चली आती है। पक्षी जानवरों को उन्होंने देखा तो वो लगभग 10 या 15 किलोमीटर के दायरे में रहेगा, वो एक उसकी परिधि में, वहीं अपने बच्चों का लालन पालन करेगा और पूरा जीवन वहीं व्यतीत करेगा अपना, लगभग 15 किलोमीटर के एरिया में ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, उन्होंने पक्षियों को देखा कि ये सुबह निकल जाते हैं दाना आदि लेने के लिए और शाम तक अपने घोंसलों में लौट आते हैं। तो उस समय के जो हमारे पूर्वज रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई इंसान ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना सकता, क्यों वो नेचर के साथ जुड़ के नहीं चल सकता, क्यों वो एक दायरे में सीमित, मतलब सीमित नहीं कह सकते भाई, मतलब ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकता क्या, क्या जो मतलब गांव को ही पूरी दुनिया बना दे, जो पूरी दुनिया में चीज मिले वो अपने गांव में ही पैदा कर दे। और ऐसा अगर आपने इतिहास में पढ़ा होगा, देखा होगा, हमारे पास तो इसके विद प्रूफ डॉक्यूमेंट है, उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई। जब उसको पढ़ते हैं तो देखने को मिलेगा कि लोहार, कुमार, सुनार और तेली धोबी तेली नाई, डोबी, ये सब मतलब पूरे गांव की व्यवस्था थी पूरे का पूरा। मतलब आज जो चीज आपको 200 किलोमीटर दूर से लेके आनी पड़ेगी वो आपको अपने गांव में मिलेगी उस समय में। मिलती थी। मतलब ऐसा हमने देखा है उसमें जो वो भारत का वो गांव था कि 6 प्रकार के नमक गांव में ही बनते थे, गांव में। युधिष्ठिर भाई, जड़ी बूटियों को पिघलाकर, अनेकों प्रकार की जो जड़ी बूटियां थी उनको पिघलाकर, उबालकर, गर्म करके वो नमक बना लेते थे 6 प्रकार के। इस तरीके का ज्ञान और वो स्ट्रक्चर रहा था। लेकिन अब कितना बर्बाद हो चुका है कि हम 60-70 साल पहले की भी अगर बात करें तो नमक भी बाहर से ही आता था। सारी चीज तो अवेलेबल थी, हल्दी है और अपना मिर्च है, आलू है, सब मिल जाएगा, मगर नमक फिर भी बाहर से लाना पड़ता था कि वो कहीं ना कहीं इतने आक्रमण हुए और हम तोड़ दिए गए। 200-250 साल तो ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी संसद की सरकार ने इतनी बर्बरता दिखाई कि लूट खसूट का सिस्टम यहाँ पे चला और देश को बर्बाद कर दिया। जैसे अभी आपने गुरुकुलों की और शिक्षा की बात करी थी, एक मैकोले, टीवी मैकोले 1835 में भारत आया था। उसने क्या सिस्टम बनाया कि जो हमारे गुरुकुलों की पद्धति थी ना उसको तोड़ा और अंग्रेजी शिक्षा के स्कूल खोले थे। उससे पहले हम बात करें कि गुरुकुल कैसे थे, कि ऐसा हमारे गुरुकुलों का स्ट्रक्चर था, शिक्षा और विद्या, इसमें भी बहुत गहन शोध के विषय आए हैं। शिक्षा भी एक लेवल था आज के हिसाब से कहें हम, और विद्या, इन दोनों में अंतर था बहुत। भाई मतलब वो मैकोले जब घूमता है गुरुकुलों में गया, उसने पूछा कि भाई आप क्या करने आए हो, तो आधे उन्होंने बच्चों ने बोला है, बालकों ने, कि हम शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, तो आधों ने बोला है कि हम विद्या ग्रहण करने आए हैं। इसका भी वो डेफिनेशन समझ नहीं पाए थे। तो क्या था कि 5 साल तक बच्चे को जब वो गुरुकुल में ले लेते थे तो उनको जितने सब्जेक्ट हुए उस समय में 18, तो वो 18 के 18 पढ़ाए जाते थे, पूरी निपुणता उनमें हासिल हो जाती। तो वो गुरु देख लेते थे कि इस बच्चे का रुझान किस सब्जेक्ट की तरफ है। 18? हाँ, 18 सब्जेक्ट रहे थे उस समय में। खगोल शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मतलब शास्त्र था, या ये कह लो, राजनीति करनी नहीं। समझ गया। ये पूरा का पूरा था। ये जो आप ये आज अपने ये देखते हैं ना किले बने हुए, मिस्त्री इनको बनाते हैं आज घरों में, मान लो घर मिस्त्री बनाते हैं ना, तो उस समय में वो मिस्त्री रहे होंगे जिन्होंने किले बनाए हैं, हजारों साल से खड़े हैं, बिल्कुल नहीं टूटे। वो शिक्षा जो मिस्त्री को मिलती थी वो गुरुकुल में मिलती थी, वो भी एक सब्जेक्ट था जैसे आज है। तो जब देख लेते थे कि इस बच्चे का
दिलचस्पी या इसका रुझान, इसको प्रिय कौन सा सब्जेक्ट है, 5 साल के बाद वो देख के मालूम हो जाता था उन शिक्षकों को, तो वो उसको उसी ही क्षेत्र में डाल देते थे फिर। जैसे आजकल ट्रेड हो गई हाँ ITI में, हाँ जैसे हाँ ITI में बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो उसमें एक मनोविज्ञान की ट्रेड भी आ गई कि अगर और जैसे आप वेल्डर बनना चाहते हो, कुछ भी हो, वो ट्रेड बना दी उन्होंने। तो आपके कहने का मतलब है कि ऐसे ही गुरुकुल के अंदर पढ़ाया जाता था कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से उस लाइन में बच्चे को डाल दिया जाए। हाँ, फिर 5 साल के बाद युधिष्ठिर भाई उसको और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते थे, जिस सब्जेक्ट में उसका रुझान है वो देख के उसी में डाल के फिर जब तक वो पढ़ेगा, लगभग 10 साल और की शिक्षा रह जाती थी बस, क्योंकि 15 साल का गुरुकुल का समय हुआ करता था। पूरी शिक्षा दीक्षा राजनीति शास्त्र वगैरह वगैरह जो था उस वक्त पूरा ज्ञान लेकर उसको समाज में उतार दिया जाता था। वो अपने हिसाब से फिर वो रह लेता था, कमा लेता था, खा लेता था। फिर वो अंग्रेजों ने वो सिस्टम तोड़ के और ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से, मतलब योजनाबद्ध तरीके से वो 1835 में कानून लेके आए। लेकिन फिर आपने एक चीज और देखी होगी कि उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने यहाँ पे खोल लिए थे। उसमें उन्होंने क्लर्क चाहिए, नौकरी करने वाले लोग चाहिए, क्योंकि नौकरी तो उस समय में कोई करता ही नहीं था, अपने बिजनेस थे, अपने काम खुद के मालिक थे लोग। तो उन्होंने जब वो गुरुकुल में, जब वो मान लो किसी ने 5 क्लास पढ़ी अंग्रेजों के स्कूल में, 2 क्लास पढ़ी है, तो उनको नौकरी दी जाती थी। नौकरी अगर आपको चाहिए तो आपको अंग्रेजी स्कूल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप गुरुकुल में पढ़े हैं तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको अंग्रेजी जो कारखाने में नौकरी के अंदर वो ग्रेजुएशन मांगते, कुछ मांगते, तो ये अंग्रेजों की देन है। ये अंग्रेजों की देन है, बिल्कुल पूरी की पूरी, जो पूरे नौकरी पे डिपेंड है, ये भी अंग्रेजों की देन है। बिल्कुल। क्योंकि एक छोटी सी बात रखूंगा आपकी, नीलोखेड़ी के अंदर एक जागरण था किसी गांव के अंदर, वहां हम गए तो वहां पे जो पंडित जी थे जो पूजन करा रहे थे, वो पंडित जी कुंजपुरे के थे, पुराने समय के। तो उन्होंने मेरे से पूछ लिया आप कहाँ के हो, मैंने कहा जी मैं खराजपुर कह रहे हैं, मैं कुंजपुरे का हूँ। मैं कहा जी कुंजपुरे का कैसे? तो उन्होंने क्या बात कही, कहते हैं कि जब ये गांव बसा था ना, तो इस गांव के अंदर कोई पुजारी नहीं था। तो अब जैसे बात करी थी ना सोनी भाई ने कि तेली धोबी नाई, तो ऐसे ही वहां से पूजा करने के लिए कुंजपुरे से स्पेशल इनवाइट करके ले गया, आज से 35 40 50 साल पहले। उनका घर जो है वो, अब हम अपना घर नहीं छोड़ सकते, हमें अपने घर से मोह ज्यादा है, लेकिन तब परिवार से मोह नहीं था, समाज से मोह था। वसुधैव कुटुंबकम इसलिए तो बोलते हैं। उसको उनको कुंजपुरे से लेके गए और उनको उस गांव के अंदर बसा दिया गया, बाकायदा बसाया, जगह दी, सारा कुछ दिया। आज उनकी पीढ़ियां जो है उस गांव के अंदर सेवा कर रही है। हाँ, इसमें एक बात और मैं आपको कहूंगा युधिष्ठिर भाई, कि जैसे अब हम करनाल जिले में रहते हैं, करनाल की तरफ की मिट्टी अलग है, इस तरफ की मिट्टी अलग है। आप यहाँ पे खेती कर रहे हो और आपको यहाँ से छोड़ के अगर आपको उस तरफ पक्की मिट्टी है ना, तो पक्की मिट्टी में खेती करनी पड़ेगी, तो आपको बहुत बदलाव दिखेगा। यहाँ तो पानी जल्दी सूख जाता है, आप उस हिसाब से फसलें करोगे, आप आपकी मौसम देख के या इस तरीके से। और वहां का किसान है वो अपने हिसाब से करेगा, और वहां का किसान ही आएगा तो उसको दिक्कत होगी, समस्या होगी। क्या आप इसको लिख सकते हो, या एक कोई जैसे, मतलब इसको आप लिख नहीं सकते मेरे हिसाब से तो, कि इसको कितना समय लगेगा, कितना मतलब उसको तोल नहीं सकते आप, स्ट्रक्चर बनाकर उसके कोई उसको तुलना नहीं कर सकते, तुलना नहीं, जमीन की बिल्कुल तुलना नहीं कर सकते, आप लोग नहीं कर सकते ना। तो ये पूरे देश की एक ही शिक्षा कैसी हो सकती है? वातावरण अलग है, रहन सहन सब कुछ अलग है, मौसम अलग है, तो शिक्षा कैसे एक हो सकती है? आप पूरे देश का इतिहास पढ़ोगे तो लगभग एक इतिहास पढ़ने को आपको मिलेगा। मैथमेटिक्स लगभग एक मिलेगा, वहां की क्लास का देख लेना, यहाँ की क्लास का देख लेना। मतलब राजाओं की लड़त और भिड़त वाला इतिहास हमारे देश में जानबूझ के बनाया गया। मतलब इसमें प्रजा गायब है, राजा लड़ रहे हैं, तो जो लड़ते ही रहेंगे, एक दूसरे को मारते रहेंगे, तो सभ्यता तो खत्म हो जानी चाहिए थी 1000 साल पहले ही। लेकिन वो जो 1835 में मैकोले जो इंडियन एजुकेशन एक्ट देके गया, उसी में इसी तरीके का इतिहास बनाया गया, जो पूरे देश में अभी तक चला हुआ है, कि एक दिन ऐसा समय आए कि इनको ही नहीं पता चले भारतवासियों को कि हम कौन हैं, कहां से, क्या सिस्टम है, हमारी रीति रिवाज क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, क्या रही होगी, वो मतलब सब खत्म कर दिया। जबकि इतिहास में पढ़ने को यह मिलता है कि यह भारत सोने की चिड़िया था,
और ये मतलब और वो बिल्कुल सही था। लेकिन ये बताया नहीं जाता कि था कैसे। था कैसे, था कैसे? यही ये सवाल छुपा था। लिया, इतना हाँ। बता दिया कि सोने की चिड़िया था, परंतु था कैसे अगर ये पूछेंगे तो किताबें बंद, और जो है आपको इसी में से पढ़ना पड़ेगा। हाँ। आप इस मैटर से बाहर नहीं जा सकते, नहीं तो आप पास नहीं होगे। हाँ बिल्कुल और मजे की बात यह है कि 31 दिसंबर को हम लोग खुशी मना रहे हैं 2025 की। अंग्रेज जी नव वर्ष की खुशी मना रहे हैं, जिन अंग्रेजों ने हमारे से हमारी शिक्षा पद्धति छीन ली। हाँ और अगर किसी को शस्त्र की तरफ इंटरेस्ट है उसको गुरुकुल शस्त्र की तरफ भेज देता था। अगर किसी को जैसे आज के टाइम लैंग्वेज में कहते मिस्त्री बनना तो उसे वहां भेज देता था। बिल्कुल आज की शिक्षा पद्धति कहती है कि आपको मैथ में भी 90% प्लस लाने हैं, अकाउंट्स में भी 90% प्लस लाने हैं। अगर एक भी सब्जेक्ट में फेल हो तो आप सब में फेल हो। तब क्या कहते थे, अगर एक भी सब्जेक्ट में निपुण हो ना तो आपका जीवन सफल है। तब के समय में बिल्कुल, जीवन बिल्कुल। सफल करने के लिए करना भाई शिक्षा दी जाती बिल्कुल, थी। बिल्कुल। आज के समय में नौकरी पाने के लिए शिक्षा ली जाती है। बस बस बस। या ये कह लो कि भाई जैसे सोनी भाई ने बताया है कि जो नौकर या नौकर बनने की जो एक ये रुझान चले थे ना कि नौकर बनाओ, वो असल में इंडियन एजुकेशन एक्ट के आने के बाद ही चले थे सारे के सारे। जैसे आपने बताया युधिष्ठिर भाई कि अगर एक भी विषय में निपुण है, और असल में जो गुरुकुल का जो काम था ना वो यही था कि परमात्मा ने इस बच्चे के अंदर कौन सा गुण डाला है। तो गुरुकुल का जो काम था वो था कि उस गुण को निखार के लेना पहले 5 साल में, जैसे सोनी भाई ने बताया है। और आने वाले जो 10 साल बचे उसकी पूरी शिक्षा के 15 साल होते थे, 10 साल में उस विद्या को, उस गुण को ऐसा निखार दिया जाता था गुरुकुल के माध्यम से कि वो गुण, वो विद्या उसकी निखर के आती थी। और 15 साल के बाद यानी कि लगभग ये कह लो कि सोनी भाई 18 साल का होते होते बच्चा वो इतना निपुण हो जाता था उस विद्या में कि उसको समाज में उतार दिया जाता था, जा भाई तेरे लिए, तू खेती के लिए बना है, जा और खेती कर। हाँ। तो वो इतने प्रकार के अनाज उत्पन्न करके देता था वो किसान के रूप में हमें कि हम सोच भी नहीं सकते। और आज क्या हो रहा है, जैसे युधिष्ठिर भाई आपने बताया, मैथ में 100 आएंगे, 100 में से 99 आएंगे, और आपके हिंदी में या साइंस में या तीसरे सब्जेक्ट में कम आ गए तो फिर भी आप फेलियर है। मतलब ये है कि उस समय की जो शिक्षा थी ये थी कि हर एक के अंदर अलग अलग गुण था और हर कोई सफल था, तो तभी तो अपने काम कर रहे थे, तभी अपने काम कर रहे थे। लेकिन आज क्या है कि सभी को सिर्फ एक गदा लदान लाद गए और एक दिशा में धकेल दिया, भाई ये लाइन, ये रास्ता जाता कुंजपुरे की तरफ और सारे इस पे दौड़ो। सारे। यार मजे की बात एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूं मैं। एक रेस है, ठीक है, एक रेस है, मछली की है, ठीक है, एक उसमें दूसरा जानवर है, हाथी लगा लो, और एक तीसरा है मान लो कुत्ता लगा लो, ठीक है। अगर तीनों की रेस लगाएं, मछली को एक रेस लगाएं कि ये बोल दीजिए पेड़ पे चढ़ना है, कौन चढ़ पाएगा भाई? मछली क्या पेड़ पे चढ़ जाएगी? नहीं चढ़ पाएगी, नहीं चढ़ पाएगी ना। जैसे पानी के बाहर आएगी वो मर जाएगी ना। तभी तो चाटुकारिता बढ़ रही है ना। और दूसरी तरफ अब ये क्या चल रहा है कि सारी सिर्फ उसी रेस में, रैट रेस लगा लो, वो चल रही है, चूहा दौड़ चल रही है, और सभी के सभी अपने बच्चों को पुश कर रहे हैं, जा 90 नंबर से कम आ गए ना तो कल से तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, माँ बाप खुद बोल रहे हैं। लेकिन होता क्या था कि भाई गुरुकुल में छोड़ दिया जाता था, ना माँ को पता ना बाप को पता, और वो गुरुकुल निखारता था कि इसके अंदर क्या गुण है, क्या टैलेंट है जो परमात्मा ने डाला है। और बच्चों को इतनी खुशी मिलती थी कि बच्चा बिल्कुल भी, ना तो कोई डिप्रेशन नाम की चीज थी, ना कोई बुखार था, ना कोई दर्द पीड़ था, कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि बच्चे को परमात्मा ने जो गुण डाला उसमें निखारा जाता था। यहाँ से क्या निचोड़ निकला? बिल्कुल। यहाँ से ये निचोड़ निकला कि शिक्षा अंग्रेजों ने अपने हिसाब से ऐसे कंट्रोल कर ली कि उन्हें तो सिर्फ नौकर चाहिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। मान लो 1600 कुछ ईस्वी में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1618 में। 1618 में। उससे पहले जो थे, पहले भी 9वीं शताब्दी से आक्रमणकारी भारत में घुस गए थे। धीरे तो धीरे हमारे देश के अंदर जब बाहर से आक्रमणकारी आए, एक तो उन्हें चाटुकार चाहिए थे, एक उनको नौकर चाहिए थे। बिल्कुल। अगर गुरुकुलों पे प्रहार नहीं होएगा तो अपने आप काम करने वाले कारीगर निकलेंगे, उनके लिए काम थोड़ी ना करेंगे। वो चाटुकार, वो गुलाम नहीं निकलेंगे। उन्हें तो गुलाम चाहिए थे ना। बिल्कुल उनको बिल्कुल। तो ऐसे चाहिए था जो उनकी नौकरी करे, और नौकरी कौन करेगा? जिसके पास कला नहीं होगी। तो बिल्कुल। सबसे पहले तो अंग्रेजों ने हमारे गुरुकुल छीन लिए और हमें स्कूल दे दिए, विद्यालय दे दिए, और जो गुरु थे, गुरुकुल के गुरु थे, वो आज टीचर हो गए। हमें समझाया जाता था, हमारे बुजुर्गों को समझाया जाता था कि 4 व्यक्तियों से कर्ण भाई कभी बहस नहीं करनी चाहिए, माँ से, बाप से, गुरु से और मूर्ख से। तो गुरु अगर सामने आ गया तो आगे बच्चा बोलता नहीं था, माँ बाप आगे तो बच्चा बोलता नहीं था। ऐसा हमें समझाया जाता था, हमारे बुजुर्गों को भी ये समझाया गया गुरुकुलों के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज क्या हो गया? आज टीचर बच्चे को मार नहीं सकता, एक डंडा नहीं मार सकता, और अगर उसने मार दिया तो बच्चा कहता कोई नहीं, बाहर आइए, बाहर मिलेंगे। तो ऐसी पद्धति हो गई है
और इस बदलाव की वजह से और ये आधुनिकता जो हो गई है ना, तो मोबाइल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है कि आज इस टीचर ने इस बच्चे को बेरहमी से पीटा और वो टीचर सस्पेंड, बच्चे का फ्यूचर खत्म, क्योंकि बच्चे को तो नौकरी चाहिए थी, बच्चे को कोई कला थोड़ी ना चाहिए थी। और ऐसे हमारे देश का नाश हो गया, हमारी पीढ़ियां खत्म होगी, हमारी पीढ़ियां जो है वो बर्बाद होगी। और जो सेल्फ डिपेंड थी, जो अपनी कला खोज रहे थे, वो बिल्कुल। नौकरियां खोजने लगे। जिस देश के अंदर कम संसाधनों के अंदर अधिक कलाकार पैदा होते थे, उस देश के अंदर अधिक संसाधनों के अंदर भी कम कलाकार पैदा हो रहे हैं। तो ऐसा बनाया अंग्रेजों ने हमारा नववर्ष, और ले लो नए वर्ष की बधाई। बधाई। तो अगली चर्चा करते हैं कि अंग्रेजों ने जो हैप्पी न्यू ईयर 2025 जो हमें दिया, तो पिछले कुछ वर्षों के अंदर अंग्रेज हमारी शिक्षा पद्धति तो खा ही गए, इसके बाद वो हमारे जो है ना अधिकार भी खा गए। जैसे उन्होंने अपने कानून लागू कर दिए, बिल्कुल। हमारे परिवार जो थे, वो परंपराएं जो थी, वो हम तो ऐसे चरित्रों को चुनते थे। जैसे श्री राम जी का अगर हम चरित्र लेते हैं, रामायण को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि श्री राम जी ने कह दिया कि तब बहुपत्नी विवाह की एक वो थी, पद्धति हुआ करती थी। श्री राम जी का एक ऐसा चरित्र था, इन्होंने कहा कि मैं सीता के अलावा कोई दूसरा विवाह नहीं करूंगा। श्री राम जी कहते हैं कि मैं माता पिता की सेवा करूंगा। तो अब क्या कर दिया, अब अंग्रेजों ने क्या लागू कर दिया, लिव इन रिलेशनशिप लागू कर दिया। अंग्रेजों ने कैसी पद्धति लागू कर दी कि माँ बाप बच्चे को मार नहीं सकते। माँ बाप बच्चे को, अगर जैसे कोई बच्चा लव मैरिज की तरफ भाग रहा है, तो उसको रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस दे दी, और 18+ बच्चे को इतने अधिकार दे दिए कि वो अपने माँ बाप ने उनको शिक्षा दी थी, उसको दरकिनार करके सिर्फ 3 या 4 दिन के प्यार को लेके वहां कोर्ट में पहुंच जाता है। और अगर माँ बाप कोई केस दर्ज कराता ना, उल्टा उनके ऊपर केस दर्ज होता है। इसमें मैं आपकी थोड़ी सी एक बात रोकूं भाई। जो हम बात कर रहे थे कि यूनिवर्सल लॉ, अंग्रेजी का शब्द है, हम कहेंगे कि प्राकृतिक कानून, उस पे हमारी सभ्यता चलती थी, जो मानव जाति थी। ठीक है। मेरे हिसाब से मैं तो मानव जाति कहूंगा, ठीक है। वो जहां जहां रह रहा है पृथ्वी पे, उसने अपने हिसाब से रहने का अपना तरीका खोज लिया, ठीक है। तो जो मानव जाति थी वो यूनिवर्सल लॉ पे चलती थी। तो ये जो कानून बने हैं ना, लव मैरिज का कानून, अच्छा इनकम टैक्स का कानून, ये कानून वो कानून, कोई सा भी कानून लगा लो, लव इन रिलेशनशिप का जो आज चल रहे हैं सारे के सारे, सभी को इसमें ले लो, ये आदमियों के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है ना। लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून का पालन करना। एक कानून बना दिया लव मैरिज का, ठीक है। वो जो शादी कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन माता पिता के लिए गलत है, समाज के लिए गलत है। वो समाज एक सभ्य समाज कभी बनने ही नहीं देंगे। और यही हुआ कि जब तक हम लोग इंसानों के द्वारा कानून बनाए जाएंगे, वो एक व्यक्ति के लिए सही हो सकते हैं, लेकिन अनेकों व्यक्ति के लिए वो गलत साबित होंगे, या ये कह लो कि प्रकृति के अनुकूल नहीं होंगे, मेजोरिटी के हिसाब से तो गलत हो गए ना। और हमारी लड़ाई यही है आज भी, जो कि हम एक नहीं बन सके। इन जो आदमियों के द्वारा ये कानून बनाए गए हैं, हम इनका ज्यादा से ज्यादा पालन कर रहे हैं। आप जिस दिन नेचर की तरफ लौट जाओगे, यूनिवर्सल लॉ की तरफ लौट जाओगे ना, आपको मैं ब्राह्मण तू शूद्र वो फलाना वो डमकाना दिखेगा ही नहीं, तो लड़ाई रहेगी नहीं। हम तो मतलब आज की जो जातियां बनी आई है, जितनी हजार है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं कि जो ये शूद्र और ये ब्राह्मण का ये जो सिस्टम था, वो भी दिखाई नहीं देगा आपको अगर जो आप यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से चलोगे। जैसे वृक्ष एक जाति है, उसमें अनेकों प्रकार के पेड़ है, वो उनके गुण धर्म स्वभाव के हिसाब से पहचाने जाते हैं। नीम है वो कड़वा है, लेकिन वृक्ष जाति से है, उसको हम ऐसा कह सकते हैं। आप जानवर, आपके दिमाग में क्या क्या कि 4 टांगों वाले की या 2 किसी की भी बात करेगा, जानवर की बात करेगा, घोड़े की, गधे की, खच्चर की, कुत्ते की, आपके दिमाग में क्या गया? जानवर मतलब 4 टांगों वाला जानवर, वो कोई भी हो सकता है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा फिर वो अगली बात रहेगी। ऐसे ही इंसान, मैंने जैसे भी बोल रहा था, एक जाति, इंसान जाति एक ही जाति है, क्योंकि जब ब्लड ग्रुप भी देखोगे ना आप, एक ही मिल जाता है आपको। वो अनेक जातियों, दूसरी जातियों में मिलेगा, दूसरे धर्म में भी मिलेगा, A+B+ फलाना प्लस O+, एक ही है ना, सभी में वो मिल जाता है। अच्छा, अब
गुण धर्म स्वभाव की बात करें, मेरा गुण धर्म क्या है मुझे पता ही नहीं, आपका क्या है आपको पता ही नहीं। अभी भी जो वो उन लोगों ने जिन्होंने वो यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से गांव बनाए थे, अगर मैं उनके उस समय के एक भी व्यक्ति का नाम लूंगा ना, आपके दिमाग में तभी चला जाएगा कि हाँ ये उससे है। जैसे मैं आपके सामने भी नाम लेता हूं, धोबी कपड़े धोने वाला, नाई बाल काटने वाला, है तो इंसान, लेकिन उनके वो गुण थे, वो गुणों के हिसाब से पहचाना कर्म थे जाता वो था उनको, उनके। गुण धर्म के हिसाब से। अब तेली, तेल निकालने वाला, लुहार लोहे का काम छेदने वाला काम कर, सुनार सुनने का काम करने वाला। ऐसे ही पेड़ों की जाति की बात करें, पिप्पल, आपके दिमाग में जाएगा कि हाँ वट वृक्ष, सहतूत का वृक्ष, है तो वो वृक्ष जाति से, लेकिन उनके गुण धर्म से भी अलग अलग है। तो ये सिस्टम था। जिस दिन यूनिवर्सल लॉ की तरफ ये लोग लौट जाएंगे, समझ जाएंगे, सिद्धांत को पहचान जाएंगे, तो कोई लड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, बात करते करते दिमाग में बात आ गई कि हम लोग अंग्रेजों की तो दी हुई शिक्षा ग्रहण कर रहे, हमारी मजबूरी है, ठीक है। हम अंग्रेजों का ही दिया हुआ मतलब कि जीवन जो 40 साल खा गए उसी पद्धति पे जी रहे, हाँ उन्हीं के दिए हुए कानून जो है वो हमारे जीवन में अपनाए हुए हैं। बिल्कुल। तो हम चैत्र के अंदर कभी भी नहीं बताई देते, कभी नहीं बताई देते हम चैत्र के अंदर। मतलब 1% से भी कम व्यक्ति ऐसे हैं जो चैत्र के अंदर ये कहते हैं कि ये हमारा नया वर्ष है। 1% से भी कम, 1% भी बहुत ज्यादा हो गया। सही बात है। तो हम अंग्रेजों का ही नया साल मना रहे हैं, उसके अंदर हम लोग कितनी बर्बादी कर रहे हैं, नशे, दारू और पता नहीं कितना उल्लड़बाजी होती है। अब 9 के करीब समय हो गया है, विदेशों के अंदर जहाँ GMT प्लस 5.5 नहीं है, GMT प्लस 2 है, वहां तो नया साल हो गया। बिल्कुल सही बिल्कुल। है। लेकिन वहां पे वो उनके संस्कृति के हिसाब से तो ठीक है, परंतु हम 1947 में आजाद हुए ऐसा कहा गया, लेकिन हमारी मानसिकता तो आज भी गुलाम है। बिल्कुल हम अपने शरीर से तो आज भी गुलाम है, क्योंकि हम अपना पहनावा नहीं पहन सकते, हमारे जो वेशभूषा थी वो भी गायब होगी। बिल्कुल। अगर हम आजकल 4 जने कुर्ते पजामे में और कुर्ते धोती में निकल जाएंगे तो ये हमारे ही परिवारों के लोग मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि ये मानसिकता ऐसी बन गई। तो हम आजाद कैसे हुए, मतलब ये थोड़ी दिमाग में बात आ गई कि हम तो आजाद ही नहीं हुए, जो कागजों में आजाद हो गए। जैसे ये जो कानून थे, अब अगर अंग्रेजों के बनाए कानून थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इतना बलिदान दिया, एक कागजों के अंदर ठप्पा लगे कि हमारा भारत आजाद हो गया, तो जो अंग्रेजों के बनाए हुए सोनी भाई कानून थे, जैसे उनकी शिक्षा पद्धति थी, मैकाले ने आपने बताया, मैकाले आ गया, मैकाले ने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, लेकिन क्या सरकारों की जिम्मेवारी नहीं थी कि उस पद्धति को दोबारा लेके आए? हाँ। जो पद्धति पहले थी, क्योंकि हमें तो हमारा भारत तो सोने की चिड़िया तब था ना, अब तो नहीं है। बिल्कुल। तो हमारी जो पद्धति थी वो गायब होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने, ये जो सरकारें हैं, इन्होंने उस आड़ में ना उसका फायदा उठाया। बिल्कुल उठाया भाई। वो कानून आज भी चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं। मैं इस पे थोड़ी सी चर्चा करूं भाई, आपको समझ में जाएगा कि सरकारों की जिम्मेवारी थी तो सही, लेकिन निभा नहीं पाई। आपा बात करते हैं 1884 की। 1884 में 1857 का युद्ध हुआ था। उसमें क्या हुआ कि हमारे क्रांतिकारी जीत चुके थे, और उसके बाद 1857 के बाद अंग्रेजों की, इंग्लैंड की संसद की सरकार भारत में चली। उससे पहले 100 साल तो चली ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार, डाकू लुटेरों की सरकार, किसी घर में बढ़ गए व्यापारी लूट लिए, मतलब इस हिसाब से। लेकिन कंपनी का रूप लेकर भारत में आई थी और लगभग 100 साल उन्होंने राज किया। हाँ, 1857 का जब युद्ध हुआ था, कदर हुआ था, हमने पढ़ा भी उसको, लेकिन सैनिक विद्रोह के उसमें हमको दे दिया। लेकिन असल में क्या था कि आप इस बात को ऐसे समझिए कि भारत में तो 565 रियासतें थी। जहां तक आपका राज्य है, आप एक राजा हो, वहां तक आपका सिक्का चलता था, आपकी मोहर चलती थी, आपका उस समय का कोई दस्तावेज होगा जो ये बताता है कि वो आपके राज्य का व्यक्ति है। ठीक है, ऐसा ही मेरा था, ऐसा ही इस भाई का था, ऐसा ही और अलग अलग राज्यों 565 रियासतें ऐसी थी, छोटी थी, बड़ी थी। मोहर की जो मैंने बात करी, मोहर क्या थी? वो मोहर सोने की मोहर, आज मोहर वो स्टैंप वाली मोहर नहीं, हाँ, उसका सिक्का, उसका ये सब था। 1857 में क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने
उस गदर को दबाया नहीं, अंग्रेज हार गए थे उसमें पूरी तरह से, और हमारे क्रांतिकारियों की जीत हुई थी। क्रांतिकारियों की जब जीत हुई तो लगभग 3 महीने का ऐसा समय था कि भारत में एक भी अंग्रेज नहीं था। तो उस समय में 1857 के दौर में 1857 के दौर में पूरे 3 महीने का वो समय था, लगभग 7वें मतलब छठे महीने की बात है, छठे महीने से लेकर और 9वें महीने तक, सितंबर तक यानी भारत। कि ये कह लो कि 5वें महीने में जब जैसे हमारी फसल की कटाई होती है अब गेहूं की, तो उन दिनों में ये युद्ध शुरू होगा। हाँ, 2-3 महीने 5 जितने भी दिन चला था, 10 मई या कुछ ऐसे युद्ध शुरू ठीक। हो गया था और 1857 लगभग में। 6ठे महीने तक, या ये कह लो कि जब जीरी लगाते हैं हमारे इधर 7वें महीने तक, हाँ और उसके बाद के लेकर गेहूं बोने तक का समय, वो हाँ 3 महीने ऐसे थे कि एक भी अंग्रेज नहीं, हाँ ना कोई ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ, ना ही कोई अंग्रेज, ना ही कोई मुगल, कुछ नहीं था। कुछ भारत बिल्कुल आजाद था। बिल्कुल आजाद आजाद हो उस चुका समय बोल सकते हैं, था। हाँ, 1857 में। बिल्कुल आजाद था। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या हुआ कि जिसके साथ अंग्रेजों की संधियां थी, राजाओं की, ठीक है। उन राजाओं ने अंग्रेजों ने राजाओं को चिट्ठी लिखी कि भाई अब हमें आपकी जरूरत है, और अब क्या करना चाहिए कि हाँ यहाँ तो विद्रोह हो गया, आपका तो एक भी व्यक्ति नहीं है, सब खत्म हो गए, इन्होंने खत्म कर दिया, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, रानी झांसी की, ये सब इन्होंने मिलके, बहुत थे असवा कोल्ला जो उस समय में राजा रहे थे अच्छे, 1857 की क्रांति के। हाँ। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने जब चिट्ठी लिखी तो इन्होंने, जो गद्दार राजा कहेंगे उन लोगों को, मतलब गद्दारी की देश के साथ, और कहा कि आप लोग आ जाइए, आपको हम अपनी सेना देंगे, पैसा देंगे, धन देंगे, और क्रांतिकारी कहाँ छिपे हैं वो आपको बताएंगे। तो वो आए, इन्होंने रास्ता दिखाया, और मैं बड़े ये बात जब भी पढ़ता हूँ और कहीं बोलता हूँ तो मतलब मुझे भी बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमारा हरियाणा का एक जींद है, वहां का एक राजा था, वो भी अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था उस समय के दौर में, उस समय में 1857 में। अच्छा, ये हैदराबाद का निजाम जो है, इसका दादा, वो भी अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था। जूनागढ़ एक रियासत थी, पटियाला अमरिंदर कैप्टन जो है ना, इसके दादाजी, वो भी अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। मतलब वो चिट्ठियां आज तक हमारे पास हैं कि जो इन्होंने अंग्रेजों के साथ वार्तालाप में लिखी हुई हैं। ऐसे बहुत राजा थे। मतलब ये कह लो कि हमारे देश का, और आज हमारा जो हम सुन रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े रहे हैं बातें सारे बताते और सुनते हुए सोनी भाई के मुंह से, कि हमारे देश के दुर्भाग्य है हाँ, कि आज वो लोग सत्ता में काबिज हैं जिन्होंने हमारी, ये कह लो कि पीढ़ियां की पीढ़ियां पूरी गुलाम बनवाने में हाँ। पूरा साथ दिया। किनका? उन्हीं अंग्रेजों का। भाई पता क्या चक्कर है, इसमें रुको, बात अभी रह जाती है, फिर पूरी नहीं हो पाती। वो आ गए तो क्रांतिकारियों को फिर उन्होंने बताया, ढूंढ ढूंढ के मारा, तब हार हुई थी, और तब संसद की सरकार चली फिर अंग्रेजों की। भारत का जो मानक स्टैंडर्ड था, जो रुपया था, जो सिक्का था, जो झंडा था, वो खत्म कर दिया। इंग्लैंड की उस वक्त जो करेंसी रही होगी वही भारत की करेंसी बना दी, जो इंग्लैंड में चलती थी वही भारत में चलती थी। फिर ये कानून बनाने लग गए। 1861 का इंडियन पुलिस एक्ट इन्होंने बनाया। पुलिस को इसलिए बनाया था कि राजा ने पुलिस नहीं रखी कभी, उसने सैनिक रखे, सेना रखी। पुलिस इसलिए बनाई थी अंग्रेजों ने कि कहाँ पे क्रांतिकारी छिपे हैं, उनको मारो, ढूंढो, और जिनसे उनको ज्यादा मारेंगे उनकी पोस्टें बढ़ा दी जाएंगी। पुलिस 1800 कुछ से 1861 से पुलिस का इतिहास, आईपीसी, इंडियन पुलिस एक्ट। पुलिस की जो भर्ती है वो 1800 कुछ से स्टार्ट हुई है। हाँ। 1861 में आईपीसी बना था, और 1861 में जो आज सीआरपीसी। हमारे समाज में सुरक्षा कर रही है। हाँ भाई, बिल्कुल, इसका उद्देश्य यही था कि कहाँ पे नाना साहब छिपा हुआ है, उसको ढूंढ के लेके आओ। ये एक जो दल लेके बनाया आए था, उसकी प्रमोशन कर, उसकी प्रमोशन कर दी जाएगी। वही तो बात है कि जैसे किसानों को अब छेता पीटा, जिन पुलिस वालों ने उनको मारा, उनको प्रमोशन मिला। मैं आपको पूरी बताऊंगा, ये पूरी की पूरी। वहीं पे आएंगे। अच्छा, अब 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट बन गई। फॉरेस्ट एक्ट डिपार्टमेंट बना दिया कि गांव का व्यक्ति जंगल से लकड़ी नहीं ला सकता, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सांसद की सरकार है वो काटेगी, वो बेचेगी। वो नियम तो आज भी है, वो आज भी है। जंगल से आज हम लकड़ी लेके नहीं आ सकते। हाँ, यही है। रजिस्टर भाई, इसी वक्त क्या है? सोनी भाई हमारे की, गाँव में कहते हैं कि जंगलात वाले आ जाएंगे भाई। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, लकड़ी- लकड़ी से लकड़ी नहीं काटना है। हाँ। ये PW सारा उसी के तहत है। PWD का डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ का ये जो डिपार्टमेंट बनाया था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। क्या था कि नदियां नाले जो जोहड़ थे उनकी रक्षा सुरक्षा वो उसी गांव के हाथ में थी जो 6 प्रकार के नमक बनाता था। उसको स्वच्छ पानी चाहिए तो वो अपने वो स्वच्छ पानी रखता था।
ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बना दिया करनाल में, या जो उस समय का शहर रहा जो होगा रियासतें थी या उसका जो मैं भी था। करनाल का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे नजदीक पड़ता है, उसको ऑफिस करनाल बना दिया। अब करनाल का जो अंग्रेज ऑफिसर था, उसको गांव की जोड़ खराब है या उसमें पानी नहीं है, उसको क्या मतलब, क्या लेना, आपके पशु मरे तो मरे भाई, इसको क्या जरूरत। तो वो कानून ये इनके हाथों से छीन लिया था, इसलिए चीख मार मार के बोल रहे हैं कि जल जंगल जानवर जमीन पर अधिकार जो है गांव को होना चाहिए, और वो था भी। जब वहां के स्थानीय लोगों का था। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ये अपने हाथ में ले लिया, फिर अब गांव बर्बाद हो तो हो, उन्होंने तो करना ही बर्बाद था, वो व्यवस्था बनाई अपने फायदे के लिए रहे थे कि देश को बर्बाद करना है। अब बात हम 1884 में अपना जो कह रहे थे कि 1884 में पहुंच गए, एक संगठन बनाया जिसका नाम कांग्रेस था, वो अंग्रेजों ने बनाई थी 1884 में। अंग्रेजों ने बनाई थी। उस अंग्रेज का नाम था। बनाने का उद्देश्य क्या था, पूरे का पूरे डॉक्यूमेंट है, बनाने का उद्देश्य ये था कि अभी भी जो क्रांतिकारी बचे हुए हैं कुछ कुछ कहीं कहीं पे, और वो बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, और इसे ब्रिटिश इंडिया अंग्रेजों की संसद की जो सरकार है इसके खिलाफ भड़का रहे हैं लोगों को। भाई वो कहां पे युद्ध करेंगे, किसको मारेंगे, उसकी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। तो उन्होंने 1884 में जो कांग्रेस बनाई थी उसमें भारत के नेता खड़े कर दिए, उनको पोस्टें दे दी गई, प्रधान बना दिए गए। लालची, गुलाम और चाटुकार जिनकी बात आपने करी थी। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो प्रधान जो है उनके साथ मिलके काम करने लग गए, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। अब ये क्या करते थे, अब जो ये हमारे लोग थे उस समय कहते थे मेरा नेता अभी मेरी सुन लेगा, प्रधान है ये सुन लेगा भाई। अब ये इनकी मुखबरी करने लग गए, फिर वहां पे क्रांतिकारी इकट्ठे होंगे तब जाके वो दबा दिए जाते थे। ऐसे ही हुआ पूरा का पूरा चंद्रशेखर के साथ भी, भगत सिंह के साथ भी, पूरी की पूरी योजनाबद्ध तरीके से पहले ही खत्म कर दिया जाता था। ऐसे ही फिर जो ये नेता थे, प्रधानगिरी थी, ये क्या करने लग गए, गांव गांव जाके लोगों के समझाने लग गए, अपनी सभाएं करने लग गए कि भाई आप अपने बेटों को क्या सारी जिंदगी ऐसे ही मिट्टी के घड़े बनवाते रहोगे, क्या लोहा पीटते रहोगे, आप इनको अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए, 5-10 तक का सर्टिफिकेट बनवाइए और नौकरी करवाइए, बढ़िया सूट बूट पहन के भेजिए, अच्छे इंसान लगेंगे। और इसमें एक बात हो रहा है, 1857 के बाद किसी भी राजा ने विद्रोह नहीं किया, लड़ा नहीं वो, क्योंकि जो लड़ने वाले थे वो तो मुखबरी करवा के मार दिए, फिर तो उनके चाटुकार रह गए। फिर उन पे रास लीलाएं दिखाई करवाई कि आप सारा राज्य छोड़ के लंदन चले जाओ और अयास प्रति करते रहो और आप तनख्वाह लेते रहो, पेंशन, राजाओं को पेंशन दी गई थी जिसको भाई 1857 के बाद। और हम अंग्रेजों का नया साल मना रहे हैं। और उन राजाओं को जो पूरे के पूरे भारत में कभी राज किया करते थे, उनको एक गुलामी के दौर में धकेल दिया और उनको पेंशनधारी बना दिया। महाराजा रणजीत के खजाने से निकला था कोहिनूर, जो आज भी इंग्लैंड में है, चोरी करके लेके गए थे यहाँ से वो, और उसके बेटे को बड़ी बर्बरता के साथ फिर वहां मारा। ऐसा ही झांसी में हुआ, ऐसा सारी जगह हुआ, ऐसे ही मारते रहे करते रहे। अब 84 के बाद आप आगे चलते रहिए, यही हमारे प्रधान फिर मजदूरों की आवाज उठाने लग गए, फिर किसी और की आवाज उठाने लग गए, दिहाड़ी कम मिल रही है दिहाड़ी ज्यादा दिलवाने लग गए। ऐसे ही चलते कांग्रेस में फिर ऐसे नेता घुसने लग गए जो बड़े खतरनाक साबित हुए। लाला लाजपत राय, उसको भाई बर्मा की एक जेल थी वहां पे भेजा था जहां पे बिच्छू और कान खजूरे ही हुआ करते थे, बीमार होके लिख रहे थे। बाल गंगाधर तिलक जिनको कहते हैं वो गर्म दल के नेता, उनको उस जेल में भेजा गया था। भी गांधी को क्यों नहीं जेल में भेजा गया बर्मा की, नेहरू को क्यों नहीं भेजा, जो लाल बहादुर शास्त्री जी बाद में आए थे, वो कांग्रेस के। हाँ वो बाद में बने थे वो, मतलब उनको क्यों भेजा, मतलब सुभाष चंद्र बोस को ही क्यों भेजा था वहां पे, मतलब जिनसे चिढ़ थी, जो दबदबा बन रहा था जिनका, उनको भाई मारने की प्लानिंग कर चुके थे वो। मतलब ऐसे ही चलते ये पूरा सिस्टम चलता आ गया। अब आप 47 की बात कर रहे थे कि आजादी मिल गई, वो आजादी नहीं मिली थी, पावर ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट हुआ था अंग्रेजों के साथ कि भाई हम अपनी पावर आपको दे रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उसको ऐसा मजबूर कर दिया था कि भाई वो कांग्रेस अध्यक्ष का जो है पद छोड़ दे, और उसको नजरबंद रखा गया था। फिर इतना मजबूर किया था कि देश छोड़ के बाहर जाना पड़ा था उनको, और वहां फिर अपने आजाद हिंद सरकार का वो ऑफिस बनाना पड़ा था। ये और काफी सोनी भाई एक बात और शायद छूट गई आपसे
सुभाष चंद्र बोस जी को लोगों ने ही चुना था बहुमत के साथ हाँ कांग्रेस में। वो सन आप बता देंगे कौन सा सन था? 1939। 1939 में जब वोटिंग हुई थी ना, और सुभाष चंद्र बोस एक प्रमुख नेता थे, क्योंकि नेताओं एक ये ऐसा दौर आ गया था कि कांग्रेस में शामिल हो, ये संगठन है, अगर जो इसमें शामिल होगा नेता बनेगा उसकी आवाज सुनी जाएगी। तो जो हमारे क्रांतिकारी थे सुभाष चंद्र बोस जी और इनके तरह जितने भी क्रांतिकारी थे, भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव, तो इन्होंने भी इसका सहारा लिया। क्यों ना इसका संगठन का सहारा लेकर ही देश को जागृत किया जाए, एक सेना बनाई जाए ताकि विद्रोह हो जाए, अंग्रेजों को खदेड़ा जाए। तो ये भी इसमें गए और लोगों ने, भारतवासी थे जो, उन्होंने इतना पसंद किया और इतना साथ दिया सुभाष चंद्र बोस का, पूरे बहुमत के साथ 90% वोट सुभाष चंद्र बोस जी को मिले थे। और एक तरफ था नेहरू, ऐसे था सोनी भाई, एक तरफ था नेहरू, 10% वोट, कुछ भी नहीं मिला था उसको। और फिर क्या हुआ, पूरी की पूरी प्लानिंग के तहत उसको हटा दिया पद से, उसको देशद्रोही घोषित कर दिया सुभाष चंद्र बोस जी को। चलो मतलब काफी लंबी बात, अगर इस विषय में जाएंगे। इसमें क्या है, दर्शक भी ये बोल रहे हैं कि बात तो नए साल से शुरुआत की थी। हम उस मुद्दे पे थे कि नए साल अंग्रेजों ने जिन अंग्रेजों का हम नया साल मना रहे हैं, बिल्कुल हम 2025 को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, बिल्कुल, तो हम सिर्फ लोगों को, अपने दर्शकों को, अपने परिवार को ये कह लें कि अपनी नॉलेज को भी बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिन अंग्रेजों का हम नया साल मना रहे हैं, हम उस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ किया कितना बुरा है। हाँ क्या अगर क्या अंग्रेजों ने हमारे साथ इतना बुरा किया है तो हम अंग्रेजों का नया साल क्यों मना रहे हैं? जो बिल्कुल। आज हमारी मेंटेलिटी है कि सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, विदेश की कंपनी आगे, उस कंपनी में जाके सबसे पहला इंटरव्यू मेरा होना चाहिए और मेरी अच्छी पोस्ट पर नौकरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज हमारे व्यवसाय तो खा ही गए, बिल्कुल अंग्रेज हमारा पहनावा तो खा ही गए, अंग्रेज हमारी शिक्षा पद्धति भी खा गए, अंग्रेज हमारा जीवन भी खा गए, अंग्रेज हमारे खेत भी खा गए, अंग्रेज हमारे कानून भी खा गए। भाई साहब, 25 वर्ष से पहले गृहस्थ की इजाजत नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, उसको हम अपने ऋषि मुनियों से जोड़ लें, उसको हम विज्ञान से जोड़ लें, उसको गुरुकुल से जोड़ लें। ब्रह्मचर्य का पालन 25 साल तक करना पड़ता था, उसके बाद गृहस्थ के अंदर एंट्री मिलती थी। उससे पहले कोई एंट्री नहीं थी। और आज 16 साल के बच्चे को सारी बातों का पता है, A to Z सारा ज्ञान है उसको। क्यों? क्योंकि आज टेक्नोलॉजी के नाम पे हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है। युधिष्ठिर भाई, इसमें भी बड़ी गहरी साइंस है। मान लो एक 10-12 साल का जो समय रहता है ना, यौवन की तरफ बढ़ता है हमारा युवा, 16 से 25 16 से 25 लगा लो, लेकिन वो एक 18 वर्ष का तक परिपक्व हो जाता था। 16 और 18 ये था। 16 तक वैसे तो सही परिपक्व हो जाता था वो, मतलब एक पक जाता था। जैसे 10 से 12 साल की उम्र होती है ना, तो हमारे लड़कों को मूंछ दाढ़ी आनी शुरू होती है और हार्मोन्स उनके चेंज होना शुरू होते हैं। ऐसे ही हमारी लड़कियों के साथ होता है, हमारी बच्चियों के साथ हार्मोन्स उनके जो हैं बनने शुरू हो चेंज हो जाते हैं। और जब वो एक चक्कर होता है उनका पूरा, और 16 साल की आयु में वो चले जाते थे, तो वो मतलब पक जाते थे, युवा हो जाते थे। उस समय में कह सकते हैं कि लड़का जो है एक पिता बन सकता था और लड़की जो है वो माँ बन सकती थी। आप इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे गेहूं बोनी हमने, पहले पलेवा करना पड़ेगा, फिर उसको सुखाना पड़ेगा, फिर बाना पड़ेगा, फिर उसका हवा लगानी पड़ेगी, बुरबुरा खेत बनाना पड़ेगा, तब बीज डालना पड़ेगा, तब बीज अंकुरित होगा वो। ऐसे ही हमारा जैसा गन्ना होता है, एक समय गन्ने का ऐसा होता है कि उसमें मिठास नहीं होती, रस तो होता है लेकिन मिठास नहीं होती बिल्कुल, उसमें। वो किसी समय पे मिठास आती है, उसमें पकता है जब वो पूरा। अपने समय पे मिठास होती है। ऐसे ही हमारे वो युवाओं की पीढ़ी होती है, सहज पके सो मीठा है। हाँ। तो वो एक पकने की प्रक्रिया शुरू होती है 18 से 12 और 16 तक वो पक जाती है कि वो माँ बनने के लायक हो जाती है। फिर उस समय में जो ठीक होते थे बच्चे, तो उनकी शादियां करा देते थे। अगर जो लगा कि भाई मतलब ठीक नहीं है, चाल चलन देख लेते थे, तो उसी हिसाब से करते थे। वो ठीक होता था बच्चा तो वो उसको थोड़ी लेट करा देते थे, जो बिगड़ जाता था उसकी जल्दी करा देते थे। अंग्रेजों को तो नौकर चाहिए था, उसने पद्धति तो इसलिए खत्म करी ना। हाँ। उनको चाटुकार चाहिए थे। जो चाटुकार उनके उनके जो चाटुकार है, उनके जो उनके नौकर हैं, उनके परिवार गुलाम कब तक बने रहेंगे? जब तक बच्चे जल्दी पैदा होंगे और वो जल्दी उनको गुलाम बनाएंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता को अंग्रेज अपने काबू में करेंगे। जब तक हाँ। काबू ही नहीं करेंगे, अगर वो बच्चा बाहर निकल गया तो
इसलिए वो बच्चा वो उन्होंने कानून चेंज करे, नियम चेंज करे, और वो जो गुलाम थे उन गुलामों की पीढ़ियां तक हमारी गुलाम हाँ, रहे। इसमें एक बात और रही युधिष्ठिर भाई कि जो वो 5 साल की बात करी थी कि गुरुकुल में पढ़ाया जाता था और उसके बाद वो अपने स्किल के हिसाब से काम करता था, स्किल के साथ उसमें आनंद था, खुश था वो। जैसे बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है कि भाई जो आपके मन को भाए वो आप काम करोगे तो खुश रहोगे, तो वो भाई वो गुरुकुल में ही तय हो जाता था कि इसको ये अच्छा लगता है तो इसको इसी क्षेत्र में डाल दो, अगर इसकी ये काम भी करना चाहेगा तो कर लेगा, उसको खुश रहेगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम था हमारा। लेकिन अब व्यवस्था को ऐसे परिवर्तित कर दिया कि खुश खुशी रहना, नहीं है, हाँ खुशी नहीं है। क्यों? अगर खुश होंगे तो माइंड के डॉक्टर कहाँ से आएंगे? भाई खुश, माइंड के डॉक्टर खाली हो जाएंगे बेचारे। और वो जो विदेशी वो सारा कुछ आ गया ना टोटल, तो वो दवाइयां भी युधिष्ठिर विदेशी भाई हैं। सुनो, इसके बिल्कुल पढ़ाई भी विदेश से होके आती है, और जो कंपनी है वो भी आज भी विदेश की कंपनी। आप देखोगे टीवी के अंदर मोदी जी जो है वो विदेश में जाते हैं, कंपनी से कहते हैं कि हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, तो वो कमा के विदेश में तो लेके जाएंगे। तो वो जो शुरुआत है, क्योंकि पहले हम अपने घर से शुरुआत करते थे, अब होता है कि अब जाके ये आवाज उठने लगी है, लोकल फॉर वोकल जो आई है ये अब आई है। अगर हम अपने घर से शुरुआत करेंगे तो होगा, नहीं तो पहले क्या होता था कि विदेश की कंपनियां आ रही हैं, चाइना की आ रही हैं, कहीं और की आ रही है, तो वो कमाई जो है विदेश लेके जा रही हैं, और हम उन कंपनियों में नौकरियां कर रहे हैं। अब कानून गए, हैप्पी न्यू ईयर। शिक्षा गई, हैप्पी न्यू ईयर। कल्चर बिल्कुल बिल्कुल। खत्म हो गया, उसकी भी हैप्पी न्यू ईयर। हमारा जीवन अंग्रेज खा के, हैप्पी न्यू ईयर। 40 साल, 1000 से प्लस बीमारियां हमें पिछले 1000 सालों के अंदर, 900 से पहले बीमारी का नाम नहीं था, 900 ईस्वी से पहले। बिल्कुल तो अब जो है वो 60 साल उम्र होगी। क्यों? बीमारियां 1000 साल के अंदर 1000 से अधिक बीमारियां अंग्रेज देके गए, उसका भी आपको हैप्पी न्यू ईयर। तो विषय तो बहुत सारे हैं। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो धर्म से अधर्म की तरफ चली गई, सात्विकता से अंधकार की तरफ चली उसका गई, हैप्पी न्यू ईयर। या आप ये कह लो कि हम लोग कहने लगे कि माँ बाप की हम मर्जी नहीं करेंगे, हम तो अपनी मर्जी करेंगे। उस अंग्रेजी कल्चर की भी आपको हैप्पी न्यू ईयर। या ऐसे कह ले कि मंदिर की क्या जरूरत है, स्कूल की क्या जरूरत है, ऑनलाइन पढ़ेंगे और ऑनलाइन ही सारे काम करेंगे, तो उस ऑनलाइन पद्धति की भी आपको हैप्पी न्यू ईयर। हम एक दूसरे के विचारों से मेल नहीं खाते, हम एक दूसरे के विचार पसंद नहीं है, और हम अपने आप को काबू में ना करते हुए संघर्ष का जीवन छोड़ के और हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी भी आपको हैप्पी न्यू ईयर करते हुए आज के इस वीडियो को रोकते हैं, विराम देते हैं। और अगली वीडियो के अंदर इन्हीं विषयों से जुड़े कुछ विषय लेके आएंगे कि अंग्रेजों ने किस तरह से, ये जो आज हमने आपको मोटी मोटी बातें बताई, इनकी गहराई तक जाएंगे सोनी भाई के साथ। अगली वीडियो के अंदर हमारे साथ वीर सिंह भाई भी जुड़ेंगे, और जिस जिस मैटर के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर 2025। ये हमारी जो पृथ्वी है ना, वो तो 1 अरब से पुरानी है, तो उसका हैप्पी क्या है? तो बहुत सारे नेचर से जुड़ी ऐसी बातें हैं, सनातन से जुड़ी ऐसी बातें हैं, विचारों से जुड़ी ऐसी बातें हैं जो हमें हमारे जीवन को खिला सकती हैं और हमारे जीवन के अंदर एक नया उत्साह लेके आ सकती हैं। तो इन्हीं बातों को आपके सामने लाते हुए सोनी भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, करुण भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली वीडियो के अंदर हम आपको कुछ नया, अपने आप भी कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। इतनी बातों को बताते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। तो आप सभी को नमस्कार। नमस्कार जी।